हाय एवरीवन, आज जिस विषय के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं वो इजराइल और ईरान संबंधों पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में अभी एक घटना हुई है जहाँ पे इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है और ईरान के 6 न्यूक्लियर साइट्स तबाह किए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हमेशा से इजराइल और ईरान के संबंध ऐसे रहे? अगर नहीं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने इजराइल और ईरान के संबंधों को प्रभावित किया है और जिसके कारण आज जो है इजराइल और ईरान के बीच में अच्छे संबंध नहीं हैं। हम ये भी जानेंगे। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि इजराइल 1948 में अचानक में अस्तित्व में कैसे आया, या इजराइल का अचानक में अस्तित्व में आना ये सोची समझी साजिश का परिणाम था या फिर किस चीज़ का परिणाम था। ये इस वीडियो के डिस्कशन का मेन पॉइंट नहीं है। उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इजराइल हाउ इजराइल एज ए मॉडर्न नेशन स्टेट इट कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस एंड व्हाट वर द रीजन्स, और अचानक में मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइन में वो वही जगह क्यों चूज़ की जाती है ज्यूस लोगों के द्वारा इजराइल बनाने के लिए। इन सब के बारे में मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट आज का जो टॉपिक है इट इज़ मोर अबाउट इजराइल ईरान संबंध और कैसे इजराइल और ईरान के संबंधों में जो कड़वाहट है वो क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं 1948 से, जब इजराइल एक राज्य की स्थापना हुई, जब इजराइल एक मॉडर्न नेशन स्टेट के रूप में इमरजेंस में आया, तो दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों ने जो इजराइल को है वो स्टेट की मान्यता नहीं दी। लेकिन ईरान एक ऐसा देश था जो शिया डोमिनेटेड कंट्री है और एक ऐसा देश था जिसने वास्तविक रूप से इजराइल को स्टेट की मान्यता दी। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा आप लोगों को, बट 1948 के बाद जब इजराइल 48 के समय में जब इजराइल अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, तो ईरान वो कंट्री थी जिसने इजराइल को एक स्टेट के रूप में, एक नेशन के रूप में मान्यता दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो ईरान के जो लीडर थे वो शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे और वो एक सेकुलर लीडर थे और कहीं ना कहीं वेस्ट का, पश्चिमी देशों का उन पर हाथ था और वो वेस्टर्न कंट्री द्वारा सपोर्टेड थे। और इजराइल, जब आप इजराइल के फॉर्मेशन को थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता दूं, कहीं ना कहीं इजराइल एक स्टेट बनने के रूप में वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो दोनों देशों को मिस्र के नेता, उसी समय जब इजराइल और ईरान का एक अच्छा संबंध है, बेन गुरियन इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और मोहम्मद रजा पहलवी यहाँ के लीडर हैं, उनके बीच में एक सेक्रेट तौर पे एक अच्छे संबंध है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में है। लेकिन उसी समय अरब नेशनलिज्म भी अपने पीक पे है, जिसके लीडर जो है अब्दुल नासिर हैं, जो मिस्र के हैं। और वो अरब नेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अरब नेशनलिज्म को ये दोनों एक खतरनाक एक शेयर डिनेमिक के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि अहमद रजा पहलवी जो है वो एक सेकुलर लीडर है, ठीक है, और वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्टेड है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, जिसमें रिलीजियस एलिमेंट है, अब अरब नेशनलिज्म इज़ मोर अबाउट रिलीजन, बट उसमें एलिमेंट जो है उससे कहीं ना कहीं उनको एक डर है। और दूसरी चीज़ सोवियत संघ, क्योंकि दोनों कंट्रीज़, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेस्टर्न सपोर्टेड लीडरशिप है वहाँ पे, तो दोनों नहीं चाहते थे कि वो सोवियत संघ के ग्रुप में आए, क्योंकि ये समय कोल्ड वॉर का भी है। तो इजराइल जो है एक पेरिफेरी डॉक्ट्रिन की नीति को पालन करता है, जिसमें अरब विरोधी लेकिन गैर मुस्लिम अरब देशों जैसे ईरान, तुर्की और इथोपिया के साथ संबंध बनाकर इजराइल अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाता था। मतलब चारों तरफ इनके साथ संबंध अच्छा रहेगा तो इजराइल की भी सुरक्षा उसमें सुनिश्चित हो सकेगी। उस समय इजराइल के नेता, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन थे, और उन्हीं की इस स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ को बाद में गोल्डा मीर प्रधानमंत्री जब बनती हैं, ठीक है, उसी समय इंडिया से थोड़ा कंपेयर कर दूँ, वो समय है जब इंदिरा गांधी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो गोल्डा मीर का भी ऑलमोस्ट सेम समय है जब इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बनती है और महिला प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो उसी रणनीति को आगे बढ़ाती हैं। और ईरान में जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी हैं वो एक वेस्टर्न और सेकुलर लीडर है, जिससे इजराइल को कोई खतरा नहीं है, और जिससे वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी अपना एक साझेदार मिल जाता है मिडिल ईस्ट में ईरान के रूप में। और वेस्टर्न कंट्रीज़ एज वेल एज इजराइल दे हैव गुड रिलेशंस विद ईरान, और गुड रिलेशंस होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ इन दोनों को, कहीं ना कहीं ऑयल और एनर्जी इसकी सप्लाई जो है ईरान पूरी करता था, और बदले में जो एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट है, जो इजराइल के पास जो भी टेक्नोलॉजी थे, उसके बदले में इजराइल उस समय ईरान की हेल्प करता था। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था? अमेरिका एक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है इस पूरे रिलेशन में, और मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका ने इजराइल को शुरुआत से ही मान्यता दे दी थी और ईरान को एक अपना प्रमुख सहयोगी माना था। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी और ऑयल के लिए अमेरिका जो है ईरान पे डिपेंडेंट था। लेकिन 1979 में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है, और इस रिवोल्यूशन ने मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स बदल दी, और जिसने साथ साथ इजराइल और ईरान के रिलेशन में और ईरान और अमेरिका के संबंधों को भी बदल दिया। तो शाह जो सेकुलर और वेस्टर्न सपोर्टेड लीडर थे, वो जो है आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। ठीक है, और जो खोमैनी है वो एक शिया गणराज्य की, मतलब एक इस्लामिक रिपब्लिक की, जो बेस्ड हो शिया प्रिंसिपल पे, उसकी स्थापना किया। खोमैनी जैसे ही पावर में आते हैं वो इजराइल को एक कैंसर बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि इजराइल को दे डू नॉट हैव राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल को ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि ये कैंसर की तरह है, और कैंसर अगर पूरी बॉडी में यानी पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा तो उससे मिडिल ईस्ट को ही खतरा है। इससे पहले कि कैंसर फैले हमें इजराइल को ख़त्म कर देना चाहिए।
ठीक है। और उन्होंने हमेशा से इसराइल को अमेरिका का पपेट, अमेरिकी साम्राज्यवाद का यहूदी चौका, मतलब इसराइल जैसा आप जानते हैं कि एक यहूदी कंट्री है, एक ज्यू कंट्री है, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है उसका पपेट है, उसका एक चौक है, और अमेरिका जिसके थ्रू क्या करता है, मिडल ईस्ट पर नज़र बनाए रखता है। इस नई शासन व्यवस्था ने इसराइल के साथ सभी जो डिप्लोमेटिक संबंध थे वो तोड़ दिए। जैसे ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और खामैनी पावर में आते हैं, सारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो तोड़ देते हैं। और तेहरान में जो इसराइल का जो दूतावास है, जो एम्बेसी थी, जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को सौंप दिया, मतलब वो PLO जो थी, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको सौंप देती है, ठीक है। और ईरान की जो नई विदेश नीति है वह इसराइल के खिलाफ होती है, इसराइल के खिलाफ एक वैचारिक जंग की शुरुआत करती है कि वो ये बोलती है कि जैसा मैंने पहले बताया कि इसराइल को दे डोंट हैव राइट टू एग्जिस्ट, इसलिए इनका खात्मा जरूरी है। और 1980 के दशक की शुरुआत में क्या होता है, 1982 में लेबनान में युद्ध होता है, ठीक है। और लेबनान युद्ध के बाद जो है इसराइल और लेबनान का, ईरान ने संगठित रूप से आतंकवादी संगठनों को समर्थन दिया, मतलब एक खुलेआम उसने क्या किया, आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना चालू किया। और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो काफ्स हैं उसके नेतृत्व में ईरान ने हिजबुल्लाह को सशक्त किया, ठीक है, मिलिशिया में बदला, ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, ठीक है, जिसने दक्षिण लेबनान में इसराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। और यही रणनीति जो होती है आगे जाके और व्यापक होती है, और जब ईरान इसको, ठीक है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का रूप देता है, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, ठीक है, फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन है, और यमन के हूथी भी इसमें शामिल हैं, तब जाके ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा, और ये जो संघर्ष है और ज़्यादा व्यापक रूप लेता है। ईरान जो है अपनी सैन्य रणनीति को जंग गैर क्लासिक, मतलब गैर पारंपरिक युद्ध का नाम देता है, जिसमें सीधे युद्ध से बचकर प्रॉक्सी युद्ध चालू होता है, और मनोवैज्ञानिक दबावों के जरिए जो इसराइल है या फिर जो दुश्मन देश है, प्रॉक्सी वॉर और में ये होता है ताकि एक मनोवैज्ञानिक एक इम्पैक्ट बनाया जा सके, और जब मनोवैज्ञानिक दबाव, जब मनोवैज्ञानिक जब प्रेशर बनता है उससे दुश्मन क्या होता है, इरिटेट हो जाता है और एट द एंड वो थक जाता है। तो यही टैक्टिक्स ईरान ने अपनाई थी इसराइल के खिलाफ। और जब 1988 में जो यासिर अराफात हैं, यासिर अराफात कौन है, PLO के जो लीडर थे, वो क्या करते हैं, लाइक मान्यता दे देते हैं इसराइल को एज ए स्टेट के रूप में, कि जहाँ पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस होता है वो लंबे समय तक इसराइल को स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। बट यासिर अराफात क्या करते हैं, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, वो इसराइल को मान्यता देते हैं, और तब ईरान इससे भड़क जाता है, और ईरान उसके बाद हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जो जिहाद है उस संगठनों को समर्थन देना एक बड़े स्तर पर चालू कर देता है। इस समय जो इसराइल है उस समय लाइक कई सारे प्रधानमंत्री आते हैं, समीर, राबिन, सिमोन, जिसमें राबिन का असैसिनेशन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ ओस्लो पीस प्रोसेस वो साइन करते हैं PLO के साथ, और एक यहूदी जो कट्टर यहूदी होता है वही उनको असैसिनेट कर देता है, और वो भी लाइक राइट विंग लीडर है, उनका असैसिनेशन कर देता है कि कैसे ये पैलेस्टीनियन के साथ पीस एकॉर्ड साइन कर रहे हैं। सो उसके बाद जो होता है ये पूरा का पूरा दौर जो है प्रॉक्सी वॉर का दौर है, और 1996 में जाके बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। और नेतन्याहू आज भी प्राइम मिनिस्टर है, आप लोगों को पता होगा इसराइल का। तो नेतन्याहू ने ईरान को यहूदी राष्ट्र के लिए नया नाजी जर्मनी करार दिया, न्यू नाजी जर्मनी। जर्मनी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा संक्षेप में कहूँ, जर्मनी वो कंट्री थी जहाँ पे यहूदियों को टारगेट करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनका जेनोसाइड किया गया था, होलोकॉस्ट किया गया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे यहूदी भाग के पैलेस्टाइन वाले इलाके में आए थे, और वही जाके बाद में इसराइल बनता है उसी इलाके में 1948 में। ये हिस्ट्री मैं बाद में बताना चाह रहा था, और किसी दिन वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर डिटेल में। तो उनका मानना था कि इसराइल को हर दिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा, मतलब नेतन्याहू ये मानते हैं, उनकी किताब भी है, बायोग्राफी है, जिसमें वो मानते हैं कि अगर इसराइल एक दिन भी युद्ध नहीं लड़ेगा तो इसराइल का जो अस्तित्व खतरे में, ठीक है। तो इसी वाक्य को ये कहते हैं कि इसराइल के पास अपने अस्तित्व को बनाए रखने का कोई विकल्प नहीं है, या तो वह हर दिन अपने बचाव के लिए तैयार रहे, या फिर इतिहास के गहरे संकट में डूब जाए, जैसे यहूदी समुदाय ने पहले सहा था, मतलब जैसे जेनोसाइड के दौरान हिटलर ने होलोकॉस्ट करवाया था, या तो वही यहूदी लोग झेले, या तो फिर डटकर मुकाबला करें आने वाले जो खतरे हैं उसके खिलाफ। तो नेतन्याहू के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, और नेतन्याहू के लिए नहीं, इवन ज्यूस लोगों के लिए और इसराइल के लिए, इसराइल पे अटैक मतलब उनके अस्तित्व पे अटैक है। तो इस तरह से जो है वो अस्तित्व की लड़ाई हो जाती है जब इसराइल को कोई अटैक होता है या इसराइल के लिए कोई संकट पैदा करता है जिसका कोई बीच वाला मार्ग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यूस लोग दे हैव बीन सफर्ड, ठीक है। और सन 2000 के दशक में जब अमेरिका में जॉर्ज बुश और बाद में बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं, तब ईरान का परमाणु कार्यक्रम स्टार्ट होता है जो विश्व में एक चिंता लेकर आता है, ठीक है। इसराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को क्या करते हैं, बाधित करने का प्रयास करते हैं थ्रू प्रॉक्सी वॉर या साइबर अटैक के द्वारा वो परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और साइबर जो वायरस ऑपरेशन है उसको नाम देते हैं स्टक्सनेट, ठीक है। और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, 1990 के दशक से ही इसराइल की निगरानी में था, मतलब इसराइल हमेशा से ही उस पर अपनी नज़र बनाए रखा हुआ था। लेकिन 2002 में नटांज और अराक जैसे स्थलों पे जब खुलासा होता है कि वहाँ पे ईरान जो है अपने न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, तो वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय वो मुद्दा बन जाता है, और इसराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। इसी डर के चलते इसराइल ने बिगिन डॉक्ट्रिन को लागू किया, जिसके अनुसार दुश्मन को परमाणु हथियार विकसित करने से पहले रोका जाए, ठीक है। 1981 में इराक के उस रिएक्टर पे हमला इसी नीति का उदाहरण था। ओसियाक एक जगह है, ओसियाक रिएक्टर इराक में इसी पर्पज से
अटैक किया गया था ताकि इराक जो है न्यूक्लियर बम ना बनाए, और यही नीति क्या हुआ ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी लागू किया गया। बट 2015 में जब ओबामा प्रशासन पावर में आती है तो ज्वाइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन ट्रीटी साइन होती है, जिसमें नेतन्याहू अमेरिकी कांग्रेस में जाकर इसे खुला विरोध करते हैं, क्योंकि ईरान के साथ प्रेसिडेंट ओबामा ये साइन करते हैं। उन्होंने जो नेतन्याहू जब कांग्रेस में इसका विरोध करते हैं तो ये कहते हैं कि ये यहूदियों की सुरक्षा से समझौता किया है, और उनके अनुसार इस समझौता ईरान को छिपकर परमाणु हथियार विकसित करने का छूट देता है। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस ट्रीटी से अमेरिका को बाहर निकालते हैं और एक मैक्सिमम प्रेशर की नीति लेके आते हैं। उन्होंने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या करवाई, जिसको इजरायल जो है एक रणनीतिक स्ट्रैटेजिक जीत के रूप में देखता है। इसी समय ईरान में हसन रूहानी, बाद में इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बनते हैं। ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नेटवर्क को और मजबूत किया, सीरिया, इराक, गाजा और यमन में अपनी पकड़ को और मजबूत किया। 2024 में जब इजरायल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया और वरिष्ठ IRGC इसका मतलब है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अधिकारी मार गिराए, तब ईरान ने पहली बार सीधे इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, पहली बार 2024 में। और एक बड़ा मोड़ था, इजरायल ने तुरंत इस्फान में ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया। अमेरिका ने इस संघर्ष में इजरायल को मिसाइल, डिफेंस, खुफिया जानकारी, कूटनीतिक समर्थन देकर यह स्पष्ट किया कि सिर्फ एक दशक नहीं बल्कि एक सक्रिय भागीदार है। मतलब अमेरिका जो है वो केवल पीछे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुलेआम जो है इजरायल के समर्थन में है। दो राष्ट्रों से आगे बढ़कर दो विचारधाराओं के बीच में बन चुका है। एक और यहूदी लोकतंत्र इजरायल जो अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है, और दूसरी ओर शिया इस्लामिक गणराज्य ईरान जो पूरे क्षेत्र में एक वैकल्पिक इस्लामिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। यह युद्ध जो है ये घोषित नहीं है, ये हर दिन लड़ा जा रहा है, इसलिए इस युद्ध को कोई नाम नहीं देगा, वॉर विदाउट अ नेम। अमेरिका इस युद्ध का तीसरा और निर्णायक पक्ष है, जिसकी नीति, चुप्पी या कार्रवाई तीनों इस संघर्ष की दिशा तय करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी और कौन से सवाल हैं वो जरूर आप पूछें। बाकी जो अभी करंट में जो इजरायल ईरान संघर्ष स्टार्ट हुआ है इसके बारे में आप जानते ही हैं, बट इससे रिलेटेड कोई डाउट हो ईरान इजरायल रिलेशन से, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स जो आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।